सो दैट्स वाई आई हैव सिलेक्टेड दैट म्यूचुअल फंड टू स्टार्ट। ठीक है, एक बार ये स्टार्ट हो जाए फिर इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ा तो डेरिवेटिव वाला पार्ट भी आपको वीडियो के थ्रू, जो पेंडिंग पार्ट है वो वीडियो के थ्रू आपसे शेयर किया जाएगा। इनिशियली आप लोग एक बार कंफर्टेबल हो जाओ वीडियो मोड से, तो क्या वो हैवी डिस्कशन वाला पार्ट है उसको हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, सो इन अ कंटिन्यूटी आई होप आप समझ रहे होंगे क्यों अपने वो टॉपिक को स्किप कर दिया राइट नाउ। वी आर स्टार्टिंग विद अ फ्रेश टॉपिक दैट इज़ म्यूचुअल फंड। तो ये जो टॉपिक है म्यूचुअल फंड, एज सच अपने ऐसा बोल सकते हैं कि कंसेप्चुअली इतना हैवी नहीं है। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ वाइज इसका वेटेज बहुत अच्छा है। वी कैन से 10 to 15 मार्क्स, अप्रोक्स 10 to 15 मार्क्स आप कंसिडर कर सकते हो फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स का आपका हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ये चैप्टर को। बट जितना बाकी सब चैप्टर्स के लिए एफर्ट्स करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कैप बैच भी 10 to 15 मार्क्स का अप्रोक्स एग्जाम में आता है, 10 to 15 मार्क्स का, उसमें जितना एफर्ट्स लगेगा बिकॉज इट इज़ कंसेप्चुअल डिस्कशन ओवर दैट। ठीक है, कैप बैच में कंसेप्चुअल डिस्कशन होगा, उससे 30% एफर्ट्स में यू कैन सीज दैट 10 to 15 मार्क्स विद म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड के साथ जो 10-15 मार्क्स है उसको बहुत ईजीली आप सीज कर सकते हो अपने साइड में। ठीक है, तो बहुत ही सिंसियरिटी से आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए एंड बिलीव मी इसमें कुछ भी हैवी नहीं है। ठीक है, इवन 12 पास आउट स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द म्यूचुअल फंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही हाई फाई स्टफ होगा, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानो तो, बट आपके जो करिकुलम में है वो इतना हैवी नहीं है। ठीक है, इंडियन प्रोफेशनल कोर्स के कोई भी करिकुलम है, इवन CA CS CMA में इतना हैवी म्यूचुअल फंड आता नहीं है, बहुत लो लेवल का डिस्कशन है। तो हम लोग जो चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके बदले आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं ना 10 to 15 दैट इज़ ह्यूज। ठीक है, 10-15 मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो रेगुलर है। आप चेक करोगे तो हर अटेम्प्ट में यू विल फाइंड अ सम ऑन अ म्यूचुअल फंड। विदाउट दैट अभी तक SFM का पेपर नहीं बना है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द म्यूचुअल फंड। अब जैसे ही अपने लेक्चर्स में ये पढ़ाना स्टार्ट कर दें, आई जनरली आस्क अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट, व्हाट यू नो अबाउट द म्यूचुअल फंड। ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में क्या आइडिया है। ठीक है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ आपको क्या आइडिया है म्यूचुअल फंड के बारे में, ये टर्म म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ सुना है आपने ने। तो जैसे ही ये क्वेश्चन पूछते हैं एक जनरल आंसर आता है, सर हमने तो एक ही जगह सुना है। वही वो अपने सुनते रहते हैं ना बार बार थ्रू एडवर्टाइजमेंट, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, इससे भी अगर डिटेल में जाए तो कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, हाँ डॉक्यूमेंट रीड करके ही इन्वेस्ट करेंगे, डोंट वरी। वी कैन से करंट सिनारियो में ये टैगलाइन को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए इनको, दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू कोरोना रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, जोक्स अपार्ट, अपना जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। बट फॉर्चुनेटली वी कैन से, अनफॉर्चुनेटली वी कैन से, आपने इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है ये सारे चीज़ों में। अगर कोई ले रहा है तो बहुत ही सुपर्ब है। फाइनेंस में अगर आपको इंटरेस्ट लेना हो तो शेयर मार्केट के थ्रू बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। क्लियर है, तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाय चांस अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स या आपके साइड से कोई और फैमिली में से कोई और अगर इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में तो उसको थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के बारे में पता होगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है स्टूडेंट के पास बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट से पूछे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बता पाता है कि म्यूचुअल फंड इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें मार्केट में उसके कंपेयर में थोड़ा सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, ऐसा दैट इज़ करेक्ट, बट दैट इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड। ठीक है, हियर इन म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट वांट्स टू दैट यू शुड बी अ मास्टर इन अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपको डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली, और वी कैन से फॉर्चुनेटली, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसलिए बिकॉज एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछते नहीं है जो एक्सपर्टाइज की ओर ले जाए आपको। ठीक है, आप एक्सपर्ट बनोगे बट किस में, सिर्फ कैलकुलेशन में। ठीक है, म्यूचुअल फंड के बारे में इतना डिटेल में आपको बताया नहीं जाएगा सिर्फ अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करें तो। ठीक है, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट साइड टू अस। एंड फॉर्चुनेट इसलिए बोला मैंने बिकॉज अगर वो डिस्कशन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, म्यूचुअल फंड, रियल म्यूचुअल फंड के बारे में एग्जाम में पूछने लगे
तो पेपर आपके लिए हैवी हो जाएगा, ठीक है। एक यही तो टॉपिक है जो बहुत ईजी है, ठीक है। तो दोनों साइड है, फॉर्चुनेट है कि ईजी वाला पार्ट आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, अनफॉर्चुनेट ये है कि ईजी वाला पूछते हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट जब अपने स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद करिकुलम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल वी विल डिस्कस टू एनहांस अवर ओन नॉलेज ऑन म्यूचुअल फंड, ताकि अपने जब भी ये बात कंप्लीट करें म्यूचुअल फंड, उसके बारे में अगर 5-7 मिनट बोलना हो तो आप बोल पाओ कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। इवन दो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो सारा डिस्कशन चलेगा, इनिशियल डिस्कशन, उसमें ज़्यादातर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एक आध थियरी क्वेश्चन कवर हो जाएगा डिस्कशन में ही, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ वाइज इंपॉर्टेंट होगा। बाकी का डिस्कशन अपने ऐसे ही कर रहे हैं टू इम्प्रूव योर नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड, ताकि अपने ज़्यादा जान पाए म्यूचुअल फंड में। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, ये जो म्यूचुअल फंड का डिस्कशन है, मैं पहले लिख देता हूँ। म्यूचुअल फंड आपके मार्क्स लिख देते 10 to 15 मार्क्स, ठीक है। इतने मार्क्स का आपका म्यूचुअल फंड होगा, यस 10 to 15 मार्क्स का होगा आपका म्यूचुअल फंड। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस हमको इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो बेसिक है, जो आपके ये फर्स्ट सेशन में ख़त्म हो जाएगा। सेकंड जो है वो कैलकुलेशन ऑफ NAV, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। देन थर्ड होगा कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, कि ये म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। और फोर्थ जो पार्ट होगा आपका, वो होगा आपका दैट इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, जो लास्ट पार्ट होगा, इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। कौन से पार्ट से ज़्यादा आता है, तो वी कैन से ये जो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें वो पार्ट से ज़्यादा चांसेस से क्वेश्चन आने के, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि बाकी के सेगमेंट से नहीं आएगा, बट मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड सम इन अ एग्जाम फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न पार्ट। तो आप वहाँ पे स्टार्ट करने के टाइम ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ बेसिक डिस्कशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड। बेसिक में भी अगर अपने पार्ट करें, ठीक है, कि बेसिक में क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, तो नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड, हिस्ट्री ऑफ MF म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है। फिर स्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये कैसे स्टैब्लिश होता है, स्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, कि आप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विथ म्यूचुअल फंड, ये वी कैन से बेसिक थियरी पार्ट में है, ठीक है। सारा थियरी कवर अप है। इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, एक क्वेश्चन आ सकता है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये जो पूरा प्रोसेस है उसका आइडिया आपको होना चाहिए। वो लोग पूछ नहीं सकते हैं एग्ज़ाम में, बट उसका आइडिया होना चाहिए आपको एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा था कि जब आप म्यूचुअल फंड पढ़ो कंप्लीट करने के बाद, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक फॉर 5 to 10 मिनट्स अबाउट म्यूचुअल फंड, तो फिर अपना पढ़ना बेकार है, ठीक है। आप मार्क्स ला दो, कैलकुलेशन बहुत सुपरबली आ रहा है, आंसर सारे आ रहे हैं, क्या वर्थ रहा उसका अगर आप 10 मिनट म्यूचुअल फंड के बारे में प्रॉपरली बोल नहीं पाओ। और बोलने का जब बात कर रहे हैं ना, किसी को एडवाइस करने का नहीं बात कर रहे कि ये वाला म्यूचुअल फंड बेटर है, वो वाला बेटर है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसके जो फैक्ट्स होते हैं, हाउ इट इज़ रन, ठीक है, वो बैकग्राउंड में कैसे रन होता है, जो कॉमन पब्लिक को नहीं पता हो, उस वो वाला डिस्कशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर दैट एबिलिटी टू स्पीक, कि आप बोल पाओ, उसके लिए ये जो डिस्कशन है बेसिक पार्ट वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू योर एग्जाम। एग्जाम में शायद इसमें से कुछ नहीं मिले आपको, मैं पहले भी बोल चुका। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न वहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ से 10-12 मार्क्स का सम मोस्ट लाइकली आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्लियर है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अगर हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड चेक करें अपने इन इंडिया में, हिस्ट्री ऑफ MF इन इंडिया, तो मैं आपसे ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट हुआ होगा इंडिया में? इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बात करें तो कब म्यूचुअल फंड, फर्स्ट म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ होगा
ऐसे ही अप्रोक्स अगर आंसर करना हो अपने को, क्या लग रहा है? मैं बोलूँगा तो बिलीव नहीं होगा। इट वॉज स्टार्टेड इन 1963। कब स्टार्ट हुआ? 1963। तब से म्यूचुअल फंड चल रहा है, ठीक है। और इन 2020 हम लोग को या जो पब्लिक है इंडिया की, उसको ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पता नहीं है। गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है। बिकॉज एक मेंटालिटी है ना, इंडियन मेंटालिटी, ठीक है, शेयर मार्केट से दूर रहो, ठीक है, उसकी वजह से इतना अवेयरनेस स्प्रेड नहीं हुआ। तो इन 1963 यूटीआई इज़ अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूटीआई ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड म्यूचुअल फंड up to 1987 UTI is the only organization that they can come up with a mutual fund। इसके अलावा और कोई ऑर्गेनाइजेशन को म्यूचुअल फंड लॉन्च करने का राइट नहीं था, ठीक है। इन 1987 RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड दैट लेट्स ब्रिंग सम पब्लिक सेक्टर बिजनेस इन अ म्यूचुअल फंड बिजनेस, ठीक है। बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस थे लाइक LIC, SBI, ठीक है, ये सारे लोगों को राइट दिया गया दैट दे कैन कम अप विद अ म्यूचुअल फंड स्कीम। और यहाँ पे RBI इसलिए बोल रहा हूँ, राइट नाउ म्यूचुअल फंड आर रेगुलेट इन थ्रू सेबी। सेबी के थ्रू वो सारा रेगुलेट होता है। बट सेबी वॉज स्टैब्लिश इन 1992 ना, हम लोग तो उसके पहले के एरा की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट 1963 एंड 1987? तो इन 19 अप टू 1992, ठीक है, उसके भी 2-3 साल बाद तक RBI वॉज द गवर्निंग बॉडी फॉर म्यूचुअल फंड, ठीक है। उनके थ्रू सारे म्यूचुअल फंड गवर्न होते थे, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी जो था वो म्यूचुअल फंड के लिए RBI था बिफोर सेबी। अभी तो सेबी है, अभी सारे म्यूचुअल फंड सेबी के अंडर गवर्न होते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी राइट नाउ इज सेबी, बट बिफोर दैट सेबी से पहले कौन था? RBI। तो 1987 में RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड कि जो पब्लिक सेक्टर बिजनेस है LIC, SBI, उनको राइट ट्रांसफ़र करते हैं ताकि ये जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है इंडिया में ग्रो करे और लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। क्लियर है? एंड लेटर इन 1993, ठीक है, 1993 दे ऑल्सो डिसाइड टू इनवाइट पब्लिक सेक्टर बिजनेस फॉर म्यूचुअल फंड, ठीक है। पब्लिक सेक्टर मीन्स आप आज अगर अपने चेक करें आज का सिनारियो, तो HDFC बैंक इज़ अ प्राइवेट बैंक। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 1993 दे हैव डिसाइडेड टू इनवाइट प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, ठीक है, नॉट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को तो 1987 में कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया? 1993 में। आज अगर अपने चेक करें तो HDFC कैन कम अप विद अ म्यूचुअल फंड। HDFC प्राइवेट बैंक है। एक्सिस बैंक कैन कम अप विद अ म्यूचुअल फंड, वो भी प्राइवेट बैंक है, ठीक है। बट ये सारे HDFC, एक्सिस बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक है, इवन येस बैंक का भी म्यूचुअल फंड है, ठीक है। भरोसा नहीं हो रहा होगा वहाँ बैठ के, बट है, ठीक है, क्या करें अपने। तो ये सारे जो बैंक है प्राइवेट बैंक, उनको राइट या प्राइवेट प्लेयर्स को, ठीक है, अपने बैंक्स को नहीं बोलेंगे, प्राइवेट प्लेयर बोलेंगे, बिकॉज L&T फाइनेंस का भी तो म्यूचुअल फंड है। यस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो फाइनेंसिंग कंपनी है, बैंक नहीं है। फाइनेंसिंग कंपनी में सिर्फ बैंक नहीं आती है, बहुत सारे और भी प्लेयर्स है, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेयर को राइट कब मिला? 1993 के बाद, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स कैन कम अप विद अ म्यूचुअल फंड। क्लियर है? ये तो डिटेल हो गया कि म्यूचुअल फंड बिजनेस कैसे क्रिएट हुआ या कैसे थोड़ा डेवलप हुआ या सबको राइट कैसे मिलता गया, ठीक है। बट अगर रियल सेंस में बात करें, अपने रियल सेंस में, तो ये जो म्यूचुअल फंड का एरा है, यू कैन बाइफर्केट इनटू 2 पार्ट। मैं इसलिए 2 पार्ट में बाइफर्केट करता हूँ बिकॉज एक एरा बोला जाता है बिफोर 2008, शायद अब है ना 2003 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। और एक होता है आफ्टर 2008, ठीक है। ये जो पार्ट है आफ्टर 2008, इसमें म्यूचुअल फंड का बहुत हैवी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। बिफोर 2008 अगर ये वाले पार्ट में अपने डिस्कस करें तो कोई भी म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाता नहीं था, ठीक है। जनरली पीपल आर डूइंग इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स सेविंग ओनली, कि टैक्स सेविंग की वजह से ही अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो लगा देते, या बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे थे जो म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में पैसा लगा देते, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा शेयर मार्केट के लिए जो मेंटालिटी कैरी होते थे ना, वैसे 2 लोग हैं वो मेंटालिटी जो कैरी करते हैं, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक
जो डायरेक्ट इन्वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 2008, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते, एक वैसे लोग थे 2008 से पहले, और एक ऐसे लोग थे जो शेयर मार्केट से दूर रहते थे, ठीक है। म्यूचुअल फंड इसके बीच का रास्ता है कि आप शेयर मार्केट में भी हो बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली आप पैसा नहीं लगा रहे हो। तो 2008 से पहले ये बीच वाले रास्ते पे कोई चलना रेडी नहीं था। सब लोग या तो डायरेक्ट लगा रहे थे पैसा, या तो फिर शेयर मार्केट से दूर ही रहते थे, ठीक है। उसके रीजंस क्या है तो मैं बताता हूँ। तो बिफोर 2008, ठीक है, अपने थोड़ा और पीछे चले जाए, 2008 तो ठीक है, उससे भी पहले भी अगर अपने 90s के एरा में चले जाए, तो एट दैट टाइम मैं रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा नहीं लगा रहे थे, ठीक है। तो मैं 90s से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप उस टाइम के इंटरेस्ट रेट चेक करो तो इट इज़ नियर टू 13-14%, ठीक है, 13-14% पर एनम आपको एफडी के थ्रू रिटर्न मिलता था। तो जो लोग के पास पैसा होता था, एक्सेस सेविंग, दे आर कंफर्टेबल टू पुट दैट मनी विथ एफडीज, ठीक है, उनको एफडी में लगाना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन अ शेयर मार्केट। तो ये जो क्लास था वो तो मार्केट से ही दूर रह रहा था बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था थ्रू एफडी, तो उनको कोई और ऑप्शन ढूंढने जाना ही नहीं पड़ रहा। दे आर हैप्पी विद दैट 12-13% रिटर्न, और वो उनको सही लग रहा था, ठीक है। तो कभी भी वो लोग स्विच करके मार्केट में आए ही नहीं, ठीक है। दूसरे जो लोग थे, जो लोग मार्केट में आ रहे थे, वो लोग को म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस होता है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो उनको बैर नहीं होता था, ठीक है। वो बोले हम लोग ही एक्सपर्ट है, हम लोग ही पैसा लगाएंगे। बट इन 2008 ये लोग जो हवा में उड़ रहे थे ना, हम लोग ही लगाएंगे, वो सब लोग गिर गए, ठीक है। 2008 का जो रिसेशन था, और एक बार समझना ध्यान से, अभी हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केट का बहुत बुरा हाल हो गया है, वैसे फैक्ट है बहुत बुरा हाल हो गया है। तभी तो मैं बोल रहा था ना कि अब शायद म्यूचुअल फंड के 3 एराज बताए जाए, बिफोर 2008, आफ्टर 2008 एंड आफ्टर 2020, ठीक है, आफ्टर 2020, ऐसे 3 एरा बताया जाए शायद म्यूचुअल फंड के। बट राइट नाउ वी कैन से 2 एरा होते हैं, बिफोर 2008 एंड आफ्टर 2008। तो जो लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते थे बिफोर 2008, उनको बहुत हैवी लॉस बेयर करना पड़ा था 2008 के डाउनफॉल में। और अभी का जो डाउनफॉल है ना, अभी 2020 का, दैट इज़ अप्रोक्स 30%, ठीक है। 30% से मार्केट नीचे आया है। जो लेवल पे ऑपरेट कर रहा था मार्केट, उससे 30% मार्केट नीचे आ गया है बिकॉज ऑफ दैट कोरोना इफेक्ट, ठीक है। 2008 का जो डाउनफॉल था दैट इज़ 60%, ठीक है। जो मार्केट जहाँ पे ऑपरेट कर रहा था उससे 60% नीचे आ गया था। करेक्शन जो बोलते हैं 60% था। तो जो लोग 1 लाख रुपीज़ लगाया मार्केट में ऑन एन एवरेज, उसमें से 60% माइनस हो गया, लोगों का कैपिटल कितना बचा था? 40%, 40,000 ओनली। तो इसके बाद लोगों को पता चला दैट डायरेक्ट जो एक्सपोजर है ना मार्केट में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपोजर है दैट इज़ हैवी, ठीक है। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। तो उसमें जो बहुत सारे डायरेक्ट इन्वेस्टर्स थे वो कन्वर्ट होके, और वी कैन से डाइवर्ट होके आ गए म्यूचुअल फंड में आफ्टर 2008। और एक और चीज़ जो म्यूचुअल फंड के फेवर में गया, बिकॉज 2008 आते आते मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज था ना, वो बहुत ही लो हो गया, अप्रोक्स 10%, ठीक है, 10% के आसपास हो गया। तो लोगों को जो हायर रिटर्न का हैबिट था कि 12-13 या 14% कमा रहे थे, वो रिटर्न अब एफडी नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तो दे हैव टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव। और अल्टरनेटिव किसने प्रोवाइड किया? मार्केट ने, शेयर मार्केट ने। और शेयर मार्केट में अगर डायरेक्ट जाते थे तो 2008 वाला हाल हो रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने ये म्यूचुअल फंड का रूट सेलेक्ट किया आफ्टर 2008, ठीक है। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है लमसम अमाउंट, एक साथ आप पैसा डाल दो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50,000, 5,000, जो भी डालना हो। एक होता है SIP के थ्रू, ठीक है। ये जो SIP का कंसेप्ट है, SIP में क्या होता है कि आप हर महीने में एक सर्टन अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है और मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, थ्रू म्यूचुअल फंड। वो लोग का डिसाइडेड होता है, अपने आगे डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हर महीने आपके अकाउंट से एक अमाउंट डिडक्ट करके थोड़ा थोड़ा पैसा आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे, ठीक है। ये जो SIP का कंसेप्ट है वो रिसेंट 5-6 साल में इंडिया में बहुत ही सुपरबली डेवलप हुआ है, ठीक है। अगर आप रिसेंट डेटा सर्च करोगे, एक्सेप्ट दैट 2020 इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर, उसको आप कंसिडर नहीं करो, तो अगर पिछले 5 साल का आप डेटा चेक करोगे तो जो SIP में फंड आने का जो ग्रोथ है, ठीक है, मान लो पिछले साल, अपने एकदम हाइपोथेटिकली एग्जांपल ले रहे, पिछले साल 1 करोड़ रुपए, अगेन हाइपोथेटिकल नंबर है, 1 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट हो गया,
इफ़ आई आर टॉकिंग अबाउट SIP इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, बहुत छोटा नंबर हो गया 1 करोड़। तो समझाने के लिए कि पिछले 5 साल का आपने ग्रोथ रेट देखे ना, SIP में जो फंड आने का ग्रोथ रेट है, सपोज पिछले साल 1 करोड़ आए थे तो नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ 20 लाख आ रहा है, अप्रोक्स 20% पैसा ग्रो हुआ है। जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड है थ्रू SIP इन इंडियन शेयर मार्केट, उसका जो ग्रोथ रेट है दैट इज अप्रोक्स 20% पर एनम फ्रॉम 2014 टू 2019, ठीक है। इस वजह से पिछले 5 साल में मार्केट बहुत सुपरबली चला था, ठीक है, बिकॉज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, ठीक है, जो ये म्यूचुअल फंड है उनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर बोला जाएगा, वो लोग के पास इतना पैसा आ रहा था थ्रू SIP कि वो लोग मार्केट में ही डालना, मतलब कंपलसरी उनको मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है। तो इनफ्लो मार्केट में बहुत था, ठीक है, और आप जानते हो मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर यहाँ पे मार्केट में कैश बहुत आ रहा है SIP के थ्रू, तो डिमांड शेयर्स का तो बढ़ता रहेगा, और डिमांड बढ़ता रहेगा तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। 2020 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। अगर अपने FM की लैंग्वेज में बोले तो दैट इज़ ब्लैक शॉन इवेंट। ब्लैक शॉन, ठीक है, ब्लैक शॉन एक एनिमल है जो ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है, बहुत रेयर देखा जाता है। इस वजह से जो रेयर इवेंट होता है उसको FM में बोला जाता है ब्लैक शॉन इवेंट, ठीक है। तो ये जो इवेंट है वो ब्लैक शॉन इवेंट है बिकॉज बिफोर 6 मंथ और 7 मंथ नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट काइंड ऑफ सिनारियो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से इसको ब्लैक शॉन इवेंट बोला जाता है। तो 2020 को आप साइड करें, बाकी 5 साल का अगर ग्रोथ देखें तो बहुत ही सुपर्ब था SIP में और म्यूचुअल फंड में भी। इस वजह से 5 साल में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा एरा बता दिए म्यूचुअल फंड में ग्रोथ कैसे हुआ। तो वी कैन से 2008 के बाद म्यूचुअल फंड का बिजनेस बहुत रैपिडली ग्रो हुआ है। बहुत सारे नए नए म्यूचुअल फंड मार्केट में आए आफ्टर 2008, ठीक है। बिफोर 2008 नो वन इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड। या तो डायरेक्ट करेंगे या तो मार्केट में करेंगे नहीं, दो तरीके के लोग थे, ठीक है। बट 2008 के बाद लोगों ने बीच वाला रास्ता लिया कि वे शेयर मार्केट में पैसा लगाते, बिकॉज शेयर मार्केट ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड इज प्रोवाइडेड 14-15% इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो ऑन एन एवरेज अच्छा म्यूचुअल फंड ब्लू चिप वाला, ठीक है, जो अच्छी कंपनी में लगाएगा। लोग कभी कभी बोले ब्लू चिप क्या होता है, तो ब्लू चिप मतलब वो म्यूचुअल फंड या वो सेगमेंट जो वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही पैसा लगा है, वेल ऑर्गेनाइज कंपनी में ही, ठीक है। जैसे ब्लू चिप सेगमेंट है, अगर आप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो तो उसका रिटर्न बहुत हैवी नहीं होगा, वो बहुत ही डेवलप कंपनियों में ही पैसा लगाएगा। जैसे कि अगर कोई बैंकिंग में पूछेगा तो वो SBI में लगाएगा, ठीक है, SBI को प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, उसका बैलेंस शीट बहुत सुपर्ब है। या रिलायंस में लगाएंगे, HDFC में लगाएगा, अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो येस बैंक में नहीं लगाएगा, ठीक है, बिकॉज उसका वैसे ही गड़बड़ है उसका बैलेंस शीट। तो अगर होगा उसका येस बैंक में, अगर पहले होगा तो उसको एक सर्टन लिमिट के बाद विड्रॉ करना पड़ेगा येस बैंक में, अगर वो परफॉर्मेंस उसका एक लिमिट से नीचे जाता है। बिकॉज ब्लू चिप कैटेगरी में वही कंपनी रह सकती है जिसका परफॉर्मेंस एक सर्टन लेवल पे ही रहता है, उससे नीचे नहीं आए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, रिटर्न कम होता है बट आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है वहाँ पे। और ये तो फाइनेंस का एक फेमस कोट है, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड टू हैंड। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो कन्फर्म है ब्लू चिप में रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होता है। अगर अपने रिटर्न को बात करें परसेंटेज टर्म में तो इट इज़ अप्रोक्स 14-15% ऑन एन एवरेज, ठीक है। 5-7 साल का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो यू विल फाइंड कि आपको 15 से 17%, 14 से 15% का रिटर्न मिला है, ठीक है। 15% को बेंचमार्क माना जाता है फॉर ब्लू चिप कंपनीज और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, ठीक है। अगर आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हो उससे ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आपको 1 साल में उससे ज़्यादा मिल गया है तो वो एवरेज आउट हो जाएगा इन अपकमिंग ईयर्स। अगर आप 5 साल का टोटल पीरियड देखोगे ना तब जाके आपको रिटर्न ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स 15% मिलेगा। कभी उससे नीचे कभी उससे ऊपर भी हो सकता है, क्लियर है। तो 15% कंपेयर टू योर FD रिटर्न, राइट नाउ FD रिटर्न इज ओनली 8% और 8 भी सीनियर सिटीजन के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है। 7.5-7.25% रिटर्न ही मिल रहा है FD में, तो कंपेयर टू दैट 15% इज गुड नंबर, ठीक है। और अगर 7-7.5 कमा रहे हो ना तो एक्चुअली और वी कैन से रियलिस्टिकली रिटर्न 7-7.5 नहीं होता है। आउट ऑफ दैट 7-7.5 अप्रोक्स 6 या 6.5% तो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो रियल रिटर्न तो आपका 1 या 1.5% ही आता है, तो वो कुछ इतना वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, वर्थ क्रिएट नहीं करेगा। तो इस वजह से लोग डाइवर्ट होकर अब म्यूचुअल फंड में जाते हैं जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। कोई वहाँ बैठ के ऐसा नहीं बोले सर सारे कैपिटल तो वाइप आउट हो गए 2020 में।
बिलीव मी, सब कुछ नॉर्मल होने दो, आप वापस से देखोगे सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता है। विथ नो टाइम आई कैन गारंटीड यू कि अगर एक बार गुड न्यूज़ आ जाए ना कि किसी ने वो वैक्सीन ढूंढ लिया है, तो इन नो टाइम यू विल फाइंड मार्केट विथ सेम लेवल। अभी जो लेवल से नीचे गिरा था ना, वहाँ पे वापस पहुँचा देंगे मार्केट में, बिकॉज बाकी सब चीज़ें तो सही है ना, यही सिर्फ प्रॉब्लम आया है, उसको अगर उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो वापस से अपने जहाँ थे वहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर है? तो दैट इज़ बेसिक डिस्कशन ऑफ म्यूचुअल फंड, और वी कैन से हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड। अब यहाँ से आगे जो स्टार्ट करना है वो अपने सेकंड पार्ट का डिस्कशन है, ठीक है। सेकंड बेसिक में जो सेकंड पार्ट था, दैट एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। आपको यहाँ से एक अपने सीट प्रोवाइड किया था, ठीक है। वो जो स्पाइरल आपको प्रोवाइड किया है, अब वो स्पाइरल निकालना एक बार। सो फॉर एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए हमको वो जो सीट दिया है वहाँ पे सीट चेक करना पड़ेगा आपका। सीट में आपको फर्स्ट पेज पे, आप अगर म्यूचुअल फंड चैप्टर निकालोगे तो उसके फर्स्ट पेज पे एक डायग्राम दिया हुआ है पूरा, उसमें पूरा डिटेल में हाउ समवन कैन स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड, उसका डिटेल वहाँ पे बताया आपको। तो लेट्स फाइंड आउट, वहाँ पे मिलेगा आपको, कुछ इस तरीके का होगा। यस, हाँ, ये पूरा डिटेल में ही है, हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर सकते हैं। दैट हाउ समवन कैन स्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने, ठीक है। दैट इज़ अवर पॉइंट नंबर 2 जो डिस्कस करना है अपने। वो सेकंड पॉइंट है अपना ये डिस्कशन में। जो अपना बेसिक डिस्कशन था उसमें फर्स्ट पार्ट दैट वाज हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सेकंड पार्ट में हाउ समवन कैन स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड, उसका डिस्कशन है। साइमल्टेनियसली हाउ म्यूचुअल फंड इज जनरेटिंग रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं वो भी इसी पार्ट में डिस्कस हो जाएगा। ऑल्दो एज अ स्टूडेंट, CMA स्टूडेंट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेमोराइज ऑल दोज थिंग। अगर आप याद नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल अगेन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट कवर कर रहे हैं अपने यहाँ पे भी। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन स्टैब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ यू कैन स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाउ यू कैन बोल दिया है, बट यू कैन नॉट स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। उसके लिए एक सर्टन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दैट थिंग। तो आप ये ग्राफ में देख पा रहे होंगे कि स्पॉन्सर से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कहाँ से स्टार्ट होता है, बट फर्स्ट जो पर्सन है दैट इज़ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर से सारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। सपोज अपने ऐसा बोलेंगे दैट SBI कम अप विद अ म्यूचुअल फंड, तो होता है ना एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, SBI ब्लू चिप या SBI मिड कैप म्यूचुअल फंड, जहाँ जहाँ वो कंपनी का कोई नाम लग रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में आपको ये समझ जाना चाहिए कि दैट कंपनी इज़ अ स्पॉन्सर ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। जो स्पॉन्सर होता है उसको अप्रूवल लेना पड़ता है म्यूचुअल फंड स्टैब्लिशमेंट के लिए फ्रॉम सेबी, ठीक है। वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट राइट नाउ सेबी इज़ अ रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड। पहले RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चलता था, बट अभी सेबी के अंडर में पूरे म्यूचुअल फंड चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी को म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश करना है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड, फर्स्ट यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम दी सेबी, ठीक है। आप सेबी के पास जाके एप्लीकेशन डालोगे, अगर सेबी को ठीक लगा, ठीक है, कब ठीक लगेगा तो उसके एक सर्टन क्राइटेरिया है। खैर वो लॉ का एस्पेक्ट हो जाएगा थोड़ा डिटेल में, सो मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा वो। अगर अपने जनरल हिंट दे दे उसके बारे में, तो सेबी विल चेक योर पास्ट रिकॉर्ड्स अबाउट ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने किया है इन रिसेंट ईयर्स वो सारे चेक किए जाएंगे। आपका रीपेमेंट कैपेसिटी चेक किया जाएगा, एंड अगेन क्रेडिबिलिटी आपका जो मार्केट में है वो चेक किया जाएगा। अगर आप सारे ये मैंने हिंट दिया है, ठीक है, टू बी प्रिसाइज, अपने अंदर जाके डिस्कस नहीं किया है। इन शॉर्ट उसका जो मार्केट में रेपुटेशन है या जो उसके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए अगर आपको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। बिकॉज अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में होगा क्या कि आप लोगों से पैसे लोगे और उसको मार्केट में लगाओगे, ठीक है। अल्टीमेटली यू विल कंट्रोल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पस अंडर यू, ठीक है। अगर अपने म्यूचुअल फंड टर्म्स में बोले तो उसको असेट अंडर मैनेजमेंट बोलते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। कि एक म्यूचुअल फंड 500 करोड़ का है, मतलब उसने पब्लिक से 500 करोड़ लिए हैं या 500 करोड़ उसका वैल्यू हो गया है, तो उसको बोला जाएगा असेट अंडर मैनेजमेंट। ये वर्ड्स को मैं वापस से अपने डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पॉन्सर, ठीक है। स्पॉन्सर विल टेक परमिशन फ्रॉम सेबी दैट वी वांट टू स्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड। सेबी विल अलाउ अ स्पॉन्सर
इफ स्पॉन्सर फुलफिल द सर्टन क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा, तो अगेन वो उसके क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, उसके पास ट्रांजेक्शन देखे जाएंगे, मतलब नॉर्मल जो, ठीक है, एक प्रॉपर पर्सन होना चाहिए विथ अ प्रॉपर क्रेडिट स्कोर, ठीक है। कोई भी पर्सन स्पॉन्सर नहीं बन सकता है, दैट इज़ कन्फर्म। ओके, सपोज एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट टू बी अ स्पॉन्सर, तो जो म्यूचुअल फंड का जो कॉर्पस होगा, सपोज आपने डिसाइड किया है कि हम 500 करोड़ का म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सेबी एंश्योर दैट कि आउट ऑफ दैट 500 करोड़ 40% ऑफ फंड मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ही वो फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 500 करोड़ का 40% करे तो इट्स कम्स टू 200 करोड़, एटलीस्ट 200 करोड़ एज अ स्पॉन्सर यू हैव टू कंट्रीब्यूट, ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट 500 करोड़ फंड, मतलब 40% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद भी आपके सारे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर एक भी डिफ़ॉल्ट मारा है, रीपेमेंट ऑफ डेट और एनीथिंग एल्स, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, या कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट किया था इन प्रीवियस ईयर्स, तो ऑब्वियसली सेबी विल नॉट अलाउ टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड टू यू, ठीक है। तो स्पॉन्सर पहला एक मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। स्पॉन्सर इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट हु एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड आफ्टर कंप्लीटिंग दी, दिख रहा है ना आपको, स्पॉन्सर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट टू एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटी प्रिस्क्राइब इन अ सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। म्यूचुअल फंड हैज़ टू एस्टैब्लिश थ्रू दी मीडियम और अ स्पॉन्सर, ठीक है, उसके थ्रू एस्टैब्लिश होता है, स्पॉन्सर के थ्रू ही। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे। एक और जो लाइन अपने डिस्कस कर रहे थे, एक तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, स्पॉन्सर शुड हैव अ साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन एंड फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन ऑल इट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट था। सेकंड वाला पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था कि आफ्टर ऑल दैट चेकिंग, कि जब जो चेक हो गया उसके बाद भी एक कंडीशन तो है दैट स्पॉन्सर शुड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है वो इसी डिस्कशन में आएगा अपने, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। आई होप आपको स्पॉन्सर कौन होता है वो समझ में आ गया, ठीक है। SBI है, एक्सिस बैंक है, रिलायंस है, कि रिलायंस अभी फाइनेंशियल मार्केट के बिजनेस में से जो फाइनेंशियल बिजनेस है, फाइनेंशियल जो उनकी कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने निपॉन को वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस सेल कर दिया, मतलब पहले भी जॉइंट वेंचर में था, अब उन्होंने वो जो अपना स्टेक था रिलायंस का वो निपॉन को दे दिया, ठीक है। अब निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड देखते होंगे, ठीक है, पहले वो रिलायंस एंड निपॉन इंडिया था, अब वो निपॉन इंडिया ही हो गया। तो ये जो स्पॉन्सर बनते हैं उनके नाम से म्यूचुअल फंड चलता है, बट उनको ये सब सारे कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज स्पॉन्सर को अप्रूवल मिल गया दैट उनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे थे और उन्होंने रेडी भी है वो लोग टू कंट्रीब्यूट 40% ऑफ नेटवर्थ ऑफ AMC। तो एक बार अप्रूवल मिलने के बाद जो पहला काम है स्पॉन्सर का, दैट टू क्रिएट अ ट्रस्ट, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं हो सकता है, म्यूचुअल फंड मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट आई थिंक 1882 का है, आपको वहाँ पे एक ट्रस्ट रजिस्टर करवाना पड़ता है, वही म्यूचुअल फंड के नाम से चलेगा, ठीक है, वही म्यूचुअल फंड का नाम होगा, दैट विल बी रजिस्टर्ड अंडर म्यूचुअल इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ठीक है, तभी वहाँ पे बोला जाएगा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, ठीक है। सर ट्रस्ट क्यों बनाते हैं अपने देखते हैं, आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे ही ट्रस्ट बनता है एक चीज़ तो क्लियर है कि ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी होंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट बनते ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं और स्पॉन्सर हैव टोटल राइट टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ही कैन अपॉइंट एनीवन, ठीक है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। हाँ, ट्रस्टी बनने की जो क्राइटेरिया है ना, ठीक है, वो जो लॉ में होता है कि भाई एक एडल्ट होना चाहिए, 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए उसका एज, फिर बाकी के सब जो क्राइटेरिया, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए। तो ये तो जब जनरल चीज़ें हैं, इसके अलावा बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्पॉन्सर पे कि आप किसको ट्रस्टी बना सकते हो, आप जिसको चाहो उसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी विल मैनेज द ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट को पूरा मैनेज करेंगे। बट है ना, रियल जो म्यूचुअल फंड का खेल होता है ना, या म्यूचुअल फंड जो एक्चुअली ऑपरेट होता है वो यहाँ पे होता है, दैट इज़ असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी विल क्रिएट वन असेट मैनेजमेंट कंपनी दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए इसको, ठीक है। ये जो कंपनी क्रिएट की जाएगी असेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है। ये जो कंपनी है इट इज़ सेपरेट एंटिटी देन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट से सेपरेट है वो, ठीक है, दोनों सेपरेट एंटिटी है। क्यों ऐसा किया जा रहा है वो अपने धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अब होगा क्या, तो म्यूचुअल फंड का काम क्या है,
म्यूचुअल फंड जनरली टेक्स मनी फ्रॉम अ रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर्स है जिसको मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, हाउ टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट इन अ प्रॉपर मैनर, वो नहीं जानते, तो म्यूचुअल फंड एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो लोगों से पैसा लेगा, स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरीवन, ठीक है, छोटे छोटे लोगों से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर एक ह्यूज कॉर्पस बनेगा जिसको वो इन्वेस्ट करेंगे इन अ मार्केट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड जनरली रेस मनी थ्रू एनएफओ, अपने जैसे आईपीओ होता है ना, सपोज आप कोई कंपनी हो, कंपनी वांट टू रेज मनी, तो उसको बोलेंगे कि आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। ऐसे ही ये जो टर्म यूज होता है इन अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, दैट इज एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, ठीक है। बहुत सारे एनएफओ हर मंथ में आते हैं, ठीक है। हाँ, आईपीओ जितना पॉपुलर नहीं होता है, दैट्स वाई आप सबको पता नहीं होता है, बट अगर आप गूगल कर लो आज भी, यू विल फाइंड दैट अ करंट ऑन गोइंग एनएफओ, जैसे अभी है ना, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, और वीकेंड से लॉकडाउन से पहले देखा था, दैट आईसीआईसी का डेट रिलेटेड एनएफओ चल रहा है, आईसीआईसी बैंक का, क्लियर है। शायद उसका क्या हो रहा है वो पता नहीं, मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया है, बट वो एनएफओ चल रहा था, डेडलाइन वो 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते थे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट एनएफओ। अब ना एनएफओ में ना सारे डिटेल्स प्रोवाइड करने होते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड एक सिस्टमेटिक वे में ऑपरेट करता है। सपोज एक कोई म्यूचुअल फंड है, जैसे अपने एसबीआई का मान ले, दे कम अप विद अ स्कीम कि न्यू स्कीम एनएफओ, तो उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, जैसे कि वो लोग स्कीम लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट न्यू फंड कि ये पैसा आप कहाँ पे लगाओगे, वो सारा डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है कि भाई हम ये पैसा डेट में लगाएंगे, इक्विटी में लगाओगे, इक्विटी में भी अगर कोई स्पेसिफिक क्लास का डिस्कशन है कि नहीं हम इसी में लगाना चाह रहे हैं, या इंडेक्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो दैट म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स ओरिएंटेड है ना, अगर वो चाहे तो भी इंडेक्स के बाहर पैसा नहीं लगा सकता है, दे मस्ट इन्वेस्ट विद इन इंडेक्स में जो कंपनी है वहाँ पे ही लगा सकते हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आईपीओ में अपने सारा डिटेल बताना पड़ता है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट आईपीओ, हम लोग ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, वाई वी आर रेजिंग दैट फंड, ये सब ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है। ना सेम मैनर एनएफओ में भी ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है कि हम लोग डेट वाला अपना म्यूचुअल फंड है, इक्विटी वाला है, इक्विटी का है, तो क्या कुछ पर्टिकुलर्स कंपनी में ही लगा, जैसे कि ब्लू चिप है, तो ब्लू चिप कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ मिड कैप कंपनी, कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है, वहाँ पे ब्लू चिप फंड अपना पैसा नहीं लगा सकता है, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ देयर स्कोप, ठीक है, उनके स्कोप के बाहर चला गया। ब्लू चिप मतलब बहुत बड़े जाइंट कंपनीज में ही पैसा लगाएंगे जो ऑलरेडी डेवलप है, जहाँ पे रिस्क कम हो, ठीक है। हम मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो वो फिर ब्लू चिप में नहीं लगाएंगे, वो मिड कैप में ही लगाएंगे जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न भी आने के चांसेस ज़्यादा है, क्लियर है। तो ये कंफर्म है, जैसे सारा आपको ब्रीफिंग, वो जैसे प्रॉस्पेक्टस होता है आईपीओ का, वैसे इसका भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको सारा चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है। अगर आप टाइम है आपके पास तो करंट ऑन गोइंग एनएफओ सर्च करना, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर दैट, कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें वो पब्लिक करते हैं जब वो एनएफओ लेके आते हैं, ठीक है। अब एनएफओ कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे वो लेके आते हैं, तो ये जो ट्रस्ट है, ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी एनएफओ नहीं लाती है, आप समझो ध्यान से। ये जो ट्रस्ट है, एक्चुअली जो पब्लिक है ना, वो ट्रस्ट को पैसा दे रही है, और क्योंकि आप कोई कंपनी को पैसा दोगे तो कंपनी का तो ये क्या होता है कि पैसा पर रिटेल पब्लिक का है, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड है इट विल वर्क एज अ ट्रस्ट, कि ये पैसा अपने प्रॉपरली संभाल के अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड है उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग कंपनी को पैसा नहीं देंगे, हाँ घुमा के जाएगा एएमसी के पास, बट जो ट्रस्ट है वहाँ से अपने पैसा रेस किया जाएगा। मीन्स व्हाट, कि ये जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है वो एनएफओ लेके आएगा, और एनएफओ में पब्लिक को दिया जाएगा यूनिट्स। क्या दिया जाएगा, जैसे आईपीओ में शेयर्स दिया जाता है ना, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स दिए जाते हैं, क्लियर है। एक बार ना डेटा लेके अपने को समझते हैं। सपोज कोई एसबीआई ब्लू चिप था, या एसबीआई का कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, दे हैव डिसाइडेड टू कम विद एनएफओ, तो वो लोग बता देंगे कि ये एनएफओ, ये जो फंड का पैसा आने वाला है वो कौन से सेगमेंट में जाएगा। सपोज उन्होंने डिसाइड किया है कि इक्विटी सेगमेंट है, ठीक है, इक्विटी में भी बाइफरगेट सेगमेंट्स होते हैं, बट राइट नाउ वी आर कीपिंग ओपन, ठीक है, इक्विटी में लगा सकते हैं वो लोग। कोई बैठ के ऐसा सोचेगा सर इक्विटी में क्यों बाइफरगेट सेगमेंट रखते हैं वो लोग, क्लियर है। तो जो लोगों का मेंटालिटी है, सपोज
जो बैठे हैं लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, दे कम विद अ डिफरेंट मेंटालिटी, ठीक है। सबके लिए आप बोले कि इक्विटी में तो बहुत सेगमेंट है। सपोज एक पर्सन है, ही लाइक्स टू टेक रिस्क, उसको बहुत रिस्क लेना, उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बोले आएगा तो डबल होगा, नहीं आए तो कुछ नहीं, तो उसके लिए वो स्मॉल कैप ऑप्शन इज अवेलेबल। क्या सब वही मेंटालिटी कैरी करेंगे? नहीं, ठीक है। कुछ ऐसा भी होगा ना कि मुझे अपने फ्यूचर या रिटायरमेंट प्लान के लिए पैसा सेव करना है, एफडी में कम रिटर्न है, चलो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, तो उनके लिए ब्लू चिप अवेलेबल है। तो एज अ कंपनी, एज अ म्यूचुअल फंड, आपको तो सारे ऑप्शंस देने चाहिए ना अपने कस्टमर को। तो वो लोग हर एक ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ब्लू चिप में जाना चाहते हो तो अवेलेबल है, अगर आप मिड कैप में जाना चाहते हो तो अवेलेबल है, स्मॉल कैप में जाना चाहते हो तो भी अवेलेबल है, डेट में जाना चाहते हो, कोई बोले नहीं कि मेरे को पेंशन के तौर पे सर्टन इनकम चाहिए फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो वो डेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। म्यूचुअल फंड जो डेट में ही इन्वेस्ट करता हो वैसा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे ऐसे लोग, क्लियर है। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जनरल इक्विटी ऑप्शन भी अवेलेबल होता ही है, ठीक है। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सिर्फ वही प्रोडक्ट हो ना आपके पास तो आपका कस्टमर बेस बड़ा नहीं हो सकता है, वो लिमिटेड ही रह जाएगा। जिसको जनरल शेयर मार्केट में पैसा लगाना है वही आपके पास आएगा। बट सपोज कोई एक स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ आता है कि मुझे इसलिए लगाना है बिकॉज मुझे एक सर्टन इनकम चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो उसके लिए आपके पास ब्लू चिप वाला प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। कोई मॉडरेट रिस्क लेके मॉडरेट रिटर्न कमाना चाह रहा है, बोले ठीक ठाक रिस्क होगा तो चलेगा बट रिटर्न 20% चाहिए, 22% चाहिए, तो उसके लिए मिड कैप है। कोई एकदम ही स्पेकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको स्मॉल कैप का भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। पेंशन के लिए जैसे मैंने बोला आप डेट का भी प्रोवाइड करो, तो वहाँ बैठ के ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर क्यों अलग अलग सेगमेंट वाले होते हैं, इक्विटी और डेट दो ही इनफ है, ठीक है। तो अलग अलग सेगमेंट भी रिक्वायर्ड है इन इक्विटी ऑल्सो, क्लियर है। तो कम टू दी पॉइंट, एसबीआई ने सपोज एनएफओ लाए वो लोग और जनरल इक्विटी का एनएफओ था। अब ये लोग ने नंबर ऑफ यूनिट डिसाइड किए, जैसे आईपीओ में भी नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइडेड होते हैं, इन अ सेम मैनर यहाँ पे भी नंबर ऑफ यूनिट डिसाइडेड होते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट मान लो उन्होंने 1 लाख रखा हुआ है, कितने रखा है 1 लाख, और जो प्राइस डिसाइड किया वो 100 रुपीज़। तो इन दोनों का टोटल करें 1 लाख यूनिट 100 रुपीज़ प्राइस, तो इट्स कम्स टू 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ का कॉर्पस हो गया, 1 करोड़ का उनका क्या हो गया कॉर्पस। मीन्स व्हाट कि ये लोग यहाँ से म्यूचुअल फंड ट्रस्ट स्टार्ट करेंगे कि भाई हम लोग वी आर कमिंग विद अ न्यू ऑफर, और किसको बताया जाएगा, इन्वेस्टर्स को। जैसे आप आईपीओ का ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो सेम मैनर में एनएफओ का ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो होता है उसमें भी। तो यहाँ से अगर पब्लिक इंटरेस्टेड है तो वो पैसा यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे शेयर परचेज करते हैं वैसे आपको यूनिट परचेज करने म्यूचुअल फंड के। अब हुआ क्या है कि एक मिस्टर ए है जिसने 1 यूनिट परचेज किया, उसने अपने कितने रुपए लगाए 100, ऐसे कितने यूनिट बेचे एसबीआई ने, तो 1 लाख। तो इस तरीके से टोटल कॉर्पस कितना हो गया 1 करोड़। कॉर्पस का ओनर कौन रहेगा, ट्रस्ट, ट्रस्ट के नाम पे सारा कॉर्पस होता है, ठीक है। उसको कंट्रोल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी करते हैं। बट ये पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड इज टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है, सिस्टमेटिक मैनर में इन्वेस्ट करना है। तो ये जो पैसा है इट विल बी डाइवर्टेड टू असेट मैनेजमेंट कंपनी, इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। यहाँ पे कौन बैठा होगा, तो यहाँ पे इसके जो कंट्रोलिंग पावर है ना वो ट्रस्ट के पास है, पूरा ओनरशिप एएमसी का किसके पास होगा, ट्रस्ट के पास होगा, ठीक है। बट सुनना ध्यान से, यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो एकदम प्रोफेशनल होते हैं, जिसको मार्केट का नॉलेज होता है, ठीक है, दे आर अ प्रोफेशनल पर्सन ऑफ मार्केट। अगर अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको कौन मिलेगा, तो वी कैन से CFA जो है, CS, CA, CMA, ठीक है, ये सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। हाँ, CMA भी होते हैं, वी कैन से CS से ज़्यादा CMA इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज CS का करिकुलम नाउअडेज थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट से अलग जा रहा है, ठीक है, कैपिटल मार्केट से अलग जा रहा है। वो लोग फाइनेंशियल मार्केट एंड लॉ रिलेटेड जो बातें होती है, स्पेसिफिकली लॉ रिलेटेड, वहाँ पे उनका एक्सपर्टाइज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये लोग वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय ऑपरेट करते हैं, और वी हैव टू बिलीव दैट कि ये सारे एक्सपर्ट होते हैं मार्केट में, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है मार्केट असेट्स में, कौन सी असेट में। एंड रिमेंबर दिस दैट थिंग कि
उनका जो स्कोप है ना वो पहले से डिफाइंड है, विद इन दैट स्कोप दे हैव टू ऑपरेट, ठीक है, उसके बाहर वो ऑपरेट नहीं कर सकते। सपोज इन अ NFO वी हैव डिक्लेयर दैट कि वी विल इन्वेस्ट इन अ इंडेक्स बेस्ड शेयर, तो इंडेक्स में जितने शेयर है वहीं पे पैसा लगा सकते हो आप, उसके अलावा कहीं और पैसा नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड ऑपरेट करता है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये क्या डिस्कशन है कि इसमें रिटर्न कैसे आता है, तो रिटर्न का डिस्कशन अपने करते हैं। पहले ये आप ध्यान से देख लो कि स्पॉन्सर होता है जिसको सेबी के पास परमिशन लेना होता है। सेबी अगर अप्रूवल दे दे तो स्पॉन्सर विल स्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, ठीक है, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, उसके कंट्रोल में है जिसको भी अपॉइंट करना हो, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी विल क्रिएट AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, वो उनके अंडर में रहेगा। असेट मैनेजमेंट कंपनी में कौन होता है, तो एक्सपर्ट्स होते हैं जिसको मार्केट का नॉलेज होता है, ठीक है। पैसा कौन रेस करेगा, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, वो पैसा डाइवर्ट होगा किसके पास, असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, बट ओनरशिप इज रिमेन विथ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। ऐसा नहीं कि असेट मैनेजमेंट कंपनी का ओनरशिप हो गया, ओनरशिप तो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का ही रहेगा, क्लियर है। एंड वी हैव टू एज्यूम दैट कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हम मानना ही पड़ेगा, बिकॉज है कि नहीं वो क्या पता, ठीक है। जनरली AMC में सब प्रोफेशनल लोग ही होंगे जिसको मार्केट का नॉलेज है। तो AMC में CFA, CS, CA, CMA ये सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट प्रोफेशनल लोग वहाँ पे होंगे जो मार्केट में इन अ प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो है वो रिटर्न कैसे जनरेट होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, उसका डिस्कशन जो है उसके लिए डेटा लेना पड़ेगा अपने को। यही डेटा यूज़ करते चलो ना। सपोज SBI का जो म्यूचुअल फंड है था, उन्होंने 1 करोड़ का कॉर्पस रेज किया थ्रू मार्केट, ठीक है। वहाँ पे किसने इन्वेस्ट किया होगा, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने। और एक चीज़ आप ध्यान रहे कि आउट ऑफ दैट 1 करोड़ 40 लाख रुपीज़ तो स्पॉन्सर को लाने पड़ेंगे, दैट इज़ मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। मीन्स कहाँ से आएगा, तो जो स्पॉन्सर होगा SBI से 40 लाख रुपीज़ आएंगे, क्लियर है। ओके, मैं थोड़ा डेटा यूज़ करना चाह रहा हूँ कि हाउ यू कैन जनरेट रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, वी कैन से रिटर्न फ्रॉम MF म्यूचुअल फंड आपको 2 तरीके से आ सकता है। एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय MF, ठीक है। MF अगर म्यूचुअल फंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वहाँ से, या तो प्राइस इंक्रीज, प्राइस है जो इंक्रीज हो गया किसका, तो प्राइस इंक्रीज ऑफ यूनिट, यूनिट का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। 2 तरीके से रिटर्न मिल सकता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय म्यूचुअल फंड या प्राइस इंक्रीज ऑफ यूनिट, ठीक है। अब किसी को ये डाउट होगा सर यूनिट का प्राइस कैसे इंक्रीज होगा, तो चलो उसका डेटा लेके अपने समझ लेते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया कि SBI कम अप विद NFO एंड द टोटल अमाउंट, टोटल कॉर्पस ऑफ NFO इज़ 1 करोड़ बाइफरकेट इनटू 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट ऑफ ₹100 ईच, तो ये 1 CR हो गया है, ठीक है। ये पैसा आया किसके पास, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के पास, ये बोल रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। इनके पास पैसा आया। फिर अभी अगर कोई इसका वैल्यू पूछे, ठीक है, कि ये जो यहाँ पे पैसा आएगा म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के पास, अभी उन्होंने उसके अगेंस्ट में दिए क्या थे, यूनिट, यूनिट का आज का वैल्यू क्या है, तो ₹100, ठीक है। 100 रुपीज़ में तो है, आज ही हमने इश्यू किया था, उसका प्राइस क्या होगा 100, ठीक है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि लिस्टिंग करवाना होता है, शेयर का तो क्या होता है, लिस्टिंग करवाना होता है, तो जो इश्यू प्राइस होता है वो प्राइस पे ही लिस्ट होगा ऐसा कंफर्म थोड़ी है, ठीक है। वो लिस्टिंग प्राइस और इश्यू प्राइस दोनों अलग अलग होता है इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड यूनिट, जो अगर लिस्टेड भी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कैन बी लिस्टेड, ठीक है। जैसे शेयर लिस्टेड है वैसे म्यूचुअल फंड लिस्टेड होते हैं, और कुछ कुछ कैटेगरी के म्यूचुअल फंड तो कंपलसरी होते हैं लिस्टेड होना, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑन ए लेटर पार्ट दैट कि किसको कंपल्सन है लिस्टेड एक्सचेंज में लिस्ट करवाना, ठीक है। तो वो लिस्टेड भी होते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देना जो इक्विटी शेयर्स है ना उसका इश्यू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस अलग हो सकता है, बट यहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा गैप नहीं आएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा गैप नहीं आएगा, मीन्स ऐसा स्कोप तो है ना कि गैप आ सकता है, यस आ सकता है, ठीक है। वी विल डिस्कस दैट ऑन लेटर पार्ट, बट अगर अपने बेसिक डिस्कशन समझे, अपने एक बार लिस्टिंग वाली चीज़ को साइड करें कि म्यूचुअल फंड का प्राइस कैसे चेंज होता है। शेयर का प्राइस होता है वैसे सेम मैनर में म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है, यूनिट का प्राइस चेंज होता रहता है, ठीक है।
एक बार लिस्टेड म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे अपने, लिस्टेड को अपने बाद में देखेंगे कोई और पॉइंट ऑफ टाइम पे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट कि चलो लिस्टिंग नहीं करवाया म्यूचुअल फंड का, ठीक है। ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है आप वहाँ से उनको बाय सेल कर रहे हो, ठीक है। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली आपको, बट एक बार मैं ना म्यूचुअल फंड का प्राइस कैसे चेंज होता है उस पर डिस्कस कर लेते हैं अपने। तो ये 1 करोड़ रुपीज़ आ गए। अब ये पैसा डाइवर्ट होके किसके पास जाएगा, तो एएमसी के पास। एएमसी में कौन बैठा है, तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो मार्केट में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होगा उनके पास, वो लोग वहाँ बैठे हैं, ठीक है। ओके, अब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है एज़ पर देयर स्कोप के बाहर नहीं काम कर सकते, वो डिस्कस किया है कि ये जो फंड है वो हम लोग कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं, ठीक है। दे हैव डिसाइडेड दैट वी विल इन्वेस्ट इन अ रिलायंस में इन्वेस्ट करेंगे, और रिलायंस का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 800, एंड डिसाइडेड कि 50,000 शेयर्स वहाँ पे परचेस किए जाएंगे, तो ये हो जाता है 40 लाख, ठीक है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक्सिस बैंक में अपने पैसा लगाएंगे, और एक्सिस बैंक का करंट रेट चल रहा था मान लो 200 रुपीज़, एंड दे हैव डिसाइडेड कि 1 लाख शेयर्स परचेस किए जाएंगे, तो 20 लाख रुपीज़ नहीं, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इधर 200 लाख हो गया ना, तो 10,000 रखो आप अपने यहाँ पे। यस, ये 10,000 शेयर्स, 200 रुपीज़ के 10,000 शेयर्स, तो ये हो जाएगा 20 लाख। क्लियर। इन अ सेम मैनर ये भी मैं कहना चाह रहा था कि 800 रुपीज़ का जो रिलायंस का शेयर है वो 5,000 शेयर परचेस किए, ठीक है, तो वो इन टोटल हो जाएगा 40 लाख। क्लियर है ना, नॉट 50,000, 5,000 शेयर परचेस किए। ओके, एक्सिस बैंक के 200 शेयर्स, सॉरी 200 का रेट, 10,000 शेयर्स, वो हो गया आपका 20 लाख। इसको मैं ओके 20 लाख। ओके, और उन्होंने डिसाइड किया है कि 100 रुपीज़ के 10,000 शेयर्स ICICI बैंक, ठीक है, वो हो गया 10 लाख रुपीज़। ओके, और डिसाइड किया, मान लो यही डिसाइड किया इन्होंने इतना ही कि ये 70 लाख रुपीज़ हम लोग मार्केट में लगाएंगे, इन टोटल इट इज़ 70 लाख ना। को बोले सर फंड 1 करोड़ है, क्यों 30 लाख का क्या करेंगे, तो ऐसा कंपल्सन नहीं है म्यूचुअल फंड को कि जितना आपके पास कॉर्पस है सारा मार्केट में लगा दो। इफ़ यू फाइंड कंफर्टेबल, आपको लग रहा है कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो करेक्ट प्राइस है, अंडर वैल्यूड है, हमको बाई करना चाहिए तो ही करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कैश अपने पास मेंटेन रखो, कोई ब्लेम नहीं करेगा कि आपने क्यों कैश रखा है, ठीक है। अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स है उनको रिटर्न से मतलब है, दैट आप रिटर्न कैसे जनरेट करके दोगे, कितना जनरेट करके दोगे, ठीक है। तो उनसे वो मतलब है, आपको कोई रोकता नहीं है कि आप कैश क्यों रख रहे हो, आपको कंपलसरीली इन्वेस्ट करना पड़ता है। दे कैन मेंटेन सर्टन अमाउंट ऑफ कैश, हाँ, बट उसका यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे स्पॉन्सर है SBI, उन्होंने 30 लाख रुपीज़ ब्लॉक कर दिया और SBI अपने खुद के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। पहले तो SBI के पास राइट ही नहीं होगा वो कैश को एक्सेस करने का, बिकॉज ओनरशिप इज़ विथ ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट के पास है, ठीक है। आई होप समझ में, ट्रस्ट अलग का है और SBI अलग है, क्लियर है ना। ओके, ये 70 लाख रुपीज़ फर्स्ट डे जब आपने लॉन्च किया था ना NFO, उसी दिन हमने ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया है मार्केट में सेम डे पे, क्लियर है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट डे पे जब अब पैसा आया 1 करोड़, उसमें से हमने डिसाइड किया है कि इस तरीके से अपने फंड को एलोकेट कर देंगे, तो इस तरीके से 70 लाख मार्केट में इन्वेस्ट हो गए। ऐसा इमीडिएटली होता नहीं है, बट हाइपोथेटिकली हम लोग समझने के लिए ऐसा मान रहे हैं कि सेम डे पे अपने इन्वेस्ट कर दिया जिस दिन पैसा हाथ में आया, म्यूचुअल फंड के हाथ में आया। ओके, तो 30 लाख अभी भी है, तो इन टोटल अभी जो वैल्यू और वी कैन से जो ट्रस्ट का जो टोटल असेट है वो 1 करोड़ का ही है, जो कैश आया वही मार्केट में लगाया है, ठीक है। मान लो एक दिन मार्केट चला और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे, ठीक है, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने 1 यूनिट बाय किया है म्यूचुअल फंड का तो उसका वर्थ होगा 100 रुपीज़, ठीक है, 100 में अभी बाय किया है, वो पैसा ट्रैवल होते होते AMC के पास आया। AMC में जो एक्सपर्ट बैठे, दे डिप्लॉय दैट मनी इन अ मार्केट, इस तरीके से 70 लाख एलोकेट कर दिए और 30 लाख अभी भी उनके पास ही है एज इट इज़, क्लियर है। वैसे जो 1 करोड़ आया ना, पूरा का पूरा मार्केट में कभी डिप्लॉय नहीं होता है। AMC विल डिडक्ट 1 एंट्री लोड, ठीक है, आप जब स्टार्ट करते हो एक एंट्री लोड होता है, निकलते हो तब एग्जिट लोड होता है, इसके अलावा मेंटेन करने का एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंस भी होता है, ठीक है। ये सारा दैट इज़ इनकम ऑफ AMC, दैट्स वाई
वी कैन से दैट कि एएमसी को कभी भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। असेट मैनेजमेंट कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाएगी, इवन दो मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। दे विल अर्न एंट्री लोड, एग्जिट लोड और सर्टन मैनेजमेंट एक्सपेंस जो रेगुलर बेसिस पे उनको मिलेंगे, क्लियर है। ऑफ कोर्स वी कैन से दैट कि फंड इज परफॉर्मिंग गुड, दे कैन विड्रॉ अ गुड अमाउंट ऑफ मैनेजमेंट फीस। अगर फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उनको मैनेजमेंट फीस इतना अच्छा नहीं मिलता है। जनरली द मैनेजमेंट फीस इज लिंक विद देयर परफॉर्मेंस, जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा उतना अच्छा उनका मैनेजमेंट फीस होता है, क्लियर है। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि रिटर्न कैसे आता है। तो मान लो इस तरीके से जो फंड आया एएमसी के पास, उन्होंने 70 लाख रुपीस मार्केट में लगाए और 30 लाख रुपीस अभी भी उनके पास है, तो टोटल अभी 1 करोड़ का ये बाइफिकेशन अवेलेबल है, क्लियर है। फर्स्ट डे मार्केट चल रहा है और मार्केट जब एंड हुआ ना तो उनके पास रिलायंस के, चलो ध्यान देना, रिलायंस के अपने पास 5000 शेयर्स है, एक्सिस के आपके पास 10,000 शेयर्स है और आईसीआईसीआई के आपके पास 10,000 शेयर्स है, ठीक है। एक दिन के बाद जब इन्वेस्टमेंट किया था मार्केट में, उसके जब मार्केट क्लोज हुआ उस दिन, मान लो ये प्राइस चेंज होगा, ठीक है, ऑब्वियसली होगा, मैं बोल रहा हूँ होके ये 810 हो गया। कितना हो गया? 810। ये हो गया 220 और ये हो गया 105, तो ये टोटल हो गया 10,50,000। आई होप समझ में आ रहा है। ये हो गया 22 लाख, ओके, और इसका टोटल करोगे तो ये हो गया आपका 42 लाख। इसके अलावा ये 3 असेट के अलावा म्यूचुअल फंड के पास 30 लाख का कैश भी तो था। तो अब आफ्टर 1 डे ऑफ मार्केट ऑपरेशन, मार्केट एक दिन ऑपरेट करने के बाद अगर म्यूचुअल फंड का कोई असेट पूछे कि कितना असेट था, तो वी कैन से 42 लाख तो रिलायंस में है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। 22 लाख आपका एक्सिस में इन्वेस्टमेंट है, जो वैल्यू है वर्थ ऑफ एक्सिस बैंक शेयर्स, ठीक है, और 10,50,000, 10.5 लाख वो आईसीआईसीआई बैंक में आपका इन्वेस्टमेंट है, 10.5 लाख। इसके अलावा 30 लाख आपके पास कैश पड़ा है। इन सब का टोटल करें तो आप एक बार करना कैलकुलेशन में 42 + 22, 10.5 + 30, तो ये आ गया 104.5 लाख, ठीक है, 104.5 लाख। कॉर्पस था 100 लाख, मीन्स 1 करोड़ का। एक दिन के इन्वेस्टमेंट के बाद, ये तो मैंने हाइपोथेटिकली ऐसा नंबर ले लिया, जनरली इतना एक दिन में हाइप आता नहीं है, ठीक है। ये हाइक तभी पॉसिबल है जब कोई एबनॉर्मल इवेंट हो, ठीक है। नॉर्मल सर्कमटेंसेस में एक ही दिन में 200 वाला शेयर 220 थोड़ी होता है, ठीक है, वो तो 2-4 रुपये आगे पीछे हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, मैं नॉर्मल सर्कमटेंसेस की बात कर रहा हूँ। होने को तो क्या बोले, अभी यस बैंक का एग्जाम्पल है ना अभी, ठीक है, बार बार उसी पे आ रहा है अपने। होने को तो 36 वाला शेयर और वीकेंड से 40 रुपीज़ वाला शेयर 6 रुपये भी हो सकता है एक दिन में, ठीक है। तो इन अ नॉर्मल सर्कमटेंसेस वी कैन से दैट कि वो 200 वाला 204-5 या 195 198 ऐसा कुछ चेंज होगा, बट अपने एक बार समझने के लिए। तो अब हुआ क्या, एक बार ध्यान देना, ये जो ओनर, ये जो फंड है या ये जो पैसा था, अब हो गया 104 लाख। कितना हो गया? 104.5 लाख। अब इसके ये जो ओनर कौन है इसका? ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट का अल्टीमेट ओनरशिप, या वी कैन से म्यूचुअल फंड ट्रस्ट ने लोगों को यूनिट दे के रखे ना, उन्हीं का ये पैसा है। और कितने यूनिट आपने बांटे थे, आप याद करो, 100 रुपीज़ 1 लाख यूनिट, इसको मिला के तो 1 CR का कॉर्पस आया था। मतलब अगर अपने ये 104.5 लाख का जो कॉर्पस है, उसका अल्टीमेट ओनर तो 1 लाख यूनिट होल्डर है, तो इसको 1 लाख यूनिट से डिवाइड करें, आई होप समझ में आ रहा होगा, तो आपका वैल्यू पर यूनिट हो जाएगा 104.5 वैल्यू पर यूनिट, जिसको अपने म्यूचुअल फंड लैंग्वेज में बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, ठीक है। अगर टोटल नेट एसेट वैल्यू कोई पूछे तो 104.5 लाख फॉर दैट म्यूचुअल फंड, अगर पर यूनिट कोई पूछे तो 104.5। ये NAV जो है, वी कैन से दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, ठीक है। आप जब, अब ये किस पे डिपेंड है, तो ये उस पर डिपेंड है जब जैसे आपका मार्केट रिएक्ट करेगा ना, जहाँ पे आपने पैसा लगाया है, मैं आपसे से मतलब है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, वो जो परफॉर्मेंस, वो जो असेट्स है, वो जो मार्केट असेट है, अगर वो पॉजिटिव मैनर में परफॉर्म करेगा तो ये NAV ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखिए अपने यहाँ पे,
तो अपने यहाँ पे ये जो 800 वाला रिलायंस का शेयर था उसका प्राइस मैंने करवा दिया 810, 200 वाला 220, 105, ठीक है। ये अगर नीचे जाते तो ये जो आपका कॉर्पस का टोटल वैल्यू था ना, आई होप ये समझ में आ रहा है, टोटल वैल्यू अभी बढ़ के 104.5 लाख हुआ है। आपने रेस किया था 100 लाख, बट बढ़ के 104.5 हुआ है, बिकॉज हमने जहाँ पे पैसा लगाया तो वो प्राइस बढ़ा है। अगर वो प्राइस नीचे हो जाता, मार्केट में नेगेटिव होता मार्केट, या मार्केट में डाउनस्ट्रीम ट्रेंड चल रहा है, तो शायद ये जो कॉर्पस है वो 100 लाख से नीचे हो जाता, ठीक है। इस तरीके से NAV में प्लस माइनस होने से आपका रिटर्न आ सकता है। जैसे इस केस में सपोज किसी ने 1 यूनिट बाय किया था, तो 1 यूनिट उसने कितने रुपए लगाए होंगे, 100 रुपीज़। अगर आप आज इसको एग्जिट लेना चाहते हो, इस यूनिट को बेचना चाहते हो, अब ये यूनिट कैसे बेच सकते हैं, तो इट इज़ डिपेंड कि कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड है। सपोज इट इज़ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड है तो आप जाके जिससे म्यूचुअल फंड यूनिट लिया था, मीन्स ट्रस्ट से, वहाँ जाके वापस से रिडीम करवा सकते हो। क्लोज एंडेड है तो फिर आप वहाँ पे ट्रस्ट के पास नहीं जा सकते, बट क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में कंपल्सन होता है कि उनको मार्केट में लिस्टिंग करवाना पड़ता है, ठीक है। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड, बट अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है, अपने वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं बोलता हूँ आपके पास राइट है एग्जिट लेने का, यू कैन टेक एग्जिट। तो अगर आप आज एक यूनिट दोगे एंड वी आर इग्नोरिंग एंट्री लोड एग्जिट लोग, इसको अभी इग्नोर किया, ठीक है, वो सब धीरे धीरे अपने समझेंगे। तो आप एक यूनिट के बदले कितना मिलेगा, 104.5 ना, लगाया था कितना, 100 रुपीज़ 1 यूनिट, ठीक है। और आज एक यूनिट का वैल्यू है 104.5, तो वी कैन से अपना रिटर्न कितना हो गया, 4.5 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.5 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज़, तो दैट इज़ 4.5% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, इस तरीके से रिटर्न आता है। दैट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग योर रिटर्न। रिटर्न आने का एक फर्स्ट पैटर्न है कि आपका NAV वैल्यू बढ़ जाए, जो रियल में NAV मीन्स व्हाट, वैल्यू ऑफ यूनिट, म्यूचुअल फंड यूनिट। क्लियर है। अब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देयर NAV ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस से मेरा मतलब है कि जिस दिन ट्रेडिंग डे है, जो ट्रेडिंग डे मीन्स सैटरडे संडे को छोड़ दे और पब्लिक हॉलीडे को छोड़ दे तो सारे ट्रेडिंग डे हैं। तो ट्रेडिंग डे के एंड में, ठीक है, डे के एंड में म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर म्यूचुअल फंड कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट दैट NAV लेट बाय 9 PM, ठीक है। अगर आप लेट कर रहे हो तो आप 9 PM तक अपडेट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, ताकि जो इन्वेस्टर्स है दे कैन नो दैट कि भाई एग्जैक्टली अपना NAV कितना है, ठीक है। कोई अगर लिस्टेड है म्यूचुअल फंड तो उसका तो हर मोमेंट पे अवेलेबल होगा इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर लिस्टेड नहीं हो तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वहाँ बैठ के आपको ऐसा लग सकता है कि सर ऐसे कैलकुलेट कर देंगे ना, उनको पता चल जाएगा। तो एक रिटेल इन्वेस्टर हर रोज़ थोड़ी ऐसा कैलकुलेट करने बैठेगा, चल देखते हैं कि हाँ, ऑफकोर्स ये इन्फॉर्मेशन उनके पास होता है कि म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे पैसा लगाया है, ठीक है, वो उनके पास होता है। बट ऑफकोर्स वो लोग थोड़ी ना बैठ के हर बार कैलकुलेट करेंगे कितना पैसा कहाँ पे, चल कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे एंड देन वी विल गेट NAV पर यूनिट, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट जो कंपनियाँ है, म्यूचुअल फंड की कंपनियाँ या म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है जो, उसको कंपलसरीली वो अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। लेट में लेट वो 9 बजे तक डालना पड़ेगा उनको, ठीक है, एज पर दी सेबी गाइडलाइन। तो इन्वेस्टर को पता चलेगा कि उनका वैल्यू कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लिस्टेड होगा तो उसका तो डेली बेसिस पे या मोमेंट बेसिस पे उनको पता चल जाएगा। क्लियर है। कोई बैठ के डाउट नहीं क्रिएट करे कि सर ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है, उसका डिस्कशन टाइम बीइंग अपने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। वी विल डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है जो अपने लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। इवन दो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एकेडमिकली, ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि उसमें थियरी आने के चांस कम है, ठीक है। अपने एक बार ट्राई करेंगे कि उसको जितना अपने समझ पाए बेटर मैनर में उतना करें, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो रिटर्न कमाने का एक और फॉर्म है कि रिटर्न आप एक दूसरे पैटर्न से कैसे कमा सकते हो, तो उसका जो दूसरा पैटर्न है जो अपने डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, आप ध्यान देना कि एक तो मैंने बता दिया कि प्राइस इंक्रीज ऑफ यूनिट, ठीक है, यूनिट का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उससे आप कमा सकते हो, ये वाला पैटर्न। दूसरा क्या था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय म्यूचुअल फंड। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे कि अपने यहाँ पे सुनना ध्यान से, म्यूचुअल फंड के पास पैसा आया और म्यूचुअल फंड ने जो 1 करोड़ का कॉर्पस था वो रिलायंस में लगाया था। कहाँ लगाया था, रिलायंस में। 5000 शेयर्स हमने परचेस किए थे रिलायंस के। कितने शेयर्स, 5000 शेयर्स। अब
ये तो शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो, इसमें जो प्राइस चेंज होगा वो ऑटोमेटिकली आपके एनएवी में दिखेगा एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। इसमें अगर प्लस माइनस हुआ तो आपका टोटल कॉर्पस का वैल्यू प्लस माइनस होगा और अकॉर्डिंगली आपके जो टोटल एनएवी है या पर यूनिट एनएवी है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट मान लो आप 5000 शेयर्स आपके पास है, ठीक है, एंड रिलायंस इंडस्ट्री हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड अ डिविडेंड ऑफ रुपीस, ठीक है, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि वी विल डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹100 पर शेयर। अगेन हाइपोथेटिकली नंबर लिया है, 100 होता नहीं है, बहुत इतना हैवी डिविडेंड हो गया ये तो, बट समझने के लिए तो टोटल डिविडेंड, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड को कितना डिविडेंड मिलेगा, तो 5000 शेयर्स है एंड 100 पर शेयर डिविडेंड दिया है तो ₹5 लाख कितना मिलेगा, ₹5 लाख, दैट इज रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड। इफ म्यूचुअल फंड ये जो डिविडेंड रिसीव किया है, ठीक है, म्यूचुअल फंड ने ये डिविडेंड जो रिसीव किया है, इफ दे वांट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स देयर यूनिट होल्डर, अगर वो चाहे तो इसको अपने यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सपोज दे हैव डिसाइडेड कि हम लोग 100% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो ये पैसा जाएगा किसके पास, 5 लाख रुपीज़, तो यूनिट होल्डर के पास। ओके, यूनिट कितने थे, तो आपने अभी भी डिस्कस किया 1 लाख यूनिट ही थे अपने एग्जाम्पल में, तो ₹5 पर यूनिट आपको डिविडेंड मिलेगा ना, ठीक है, वो आपको डिविडेंड ऐसा कंफर्म नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ही देना चाहिए, बट सपोज दे हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल डिविडेंड 100% डिविडेंड, तो इन दैट केस ₹5 पर यूनिट एज अ यूनिट होल्डर यू विल गेट डिविडेंड, ठीक है। तो अगर आपका रिटर्न चेक करें तो अगर एनएवी बढ़ा तो भी रिटर्न आ सकता है, और अगर एनएवी चेंज नहीं हो रहा है और डिविडेंड के फॉर्म में अगर रिटर्न आ रहा है, डिविडेंड तब आएगा जब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से कोई कंपनी, मतलब हमारा मतलब म्यूचुअल फंड का, वहाँ से अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो म्यूचुअल फंड के हाथ में पैसा आया एंड दे हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर दैट मनी टू यूनिट होल्डर, तो यूनिट होल्डर के हाथ में पैसा आ सकता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिटर्न फॉर यू। तो इस दो तरीके से आपको रिटर्न मिल सकता है। आई होप बहुत क्लियर है, ठीक है। अगेन कैसे रिटर्न मिलता है ना, वो कैलकुलेट करना या वो समझना एकेडमिकली अपने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट रिटर्न कितना परसेंटेज है वो कैलकुलेशन है, बिकॉज जब स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था, अगर आपके पास हो वो, ठीक है, ये रहा, ये जो फर्स्ट डिस्कशन है दैट आप है ना इसको फर्स्ट पेज पे लिख सकते हो, ठीक है, दैट म्यूचुअल फंड तो 10 to 15 मार्क्स बेसिक कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर अपने और डिटेल में जाए तो इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड में एक्चुअली 3 रेशियो कैलकुलेट करने होते हैं अपने को। पहला रेशियो है शार्प रेशियो, ठीक है, फिर ट्रेनो रेशियो, और जो थर्ड है वो जेनसन्स अल्फा रेशियो, जेनसन्स अल्फा। तो ये आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, इतना आपको कॉपी करना चाहिए फर्स्ट पेज पे, दैट म्यूचुअल फंड। बाकी सब तो बेसिक डिस्कशन है, और ये जो डिस्कस कर रहे थे अपने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यूचर फंड, वो आपकी सीट में आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप ये लिखो, मतलब मैं ऐसा भी कह रहा था कि रिटर्न कैसे जनरेट होता है, वो शायद नहीं पूछे आपसे, बट कैलकुलेशन ऑफ एनएवी आपके कैलकुलेशन में आ सकता है, वो उस पर सम है, और रिटर्न कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उस पर बहुत ही प्रॉपर सम होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्स